नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की किताब का नाम है शेयर मार्केट में मुनाफे के मंत्र। आज हम देखेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए तो देखते इसके रिव्यू में क्या है। लेखिका सुधा श्रीमाली द्वारा लिखित शेयर मार्केट की बुनियादी बातों को शामिल करने वाली उनकी पुस्तक शेयर मार्केट गाइड की सफलता के बाद उन्होंने यह दूसरी किताब लिखी, जिसमें उन्होंने बताया है कि आपको शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में किस तरह निवेश करना चाहिए ताकि आपका निवेश सुरक्षित रहे और इससे आप पैसे से पैसा बना सके। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शेयर मार्केट पैसा कमाने का जैकपॉट है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा रिटर्न पाने के लिए धैर्य की आवश्यकता है। लोगों की और एक गलतफहमी है कि कुछ लोग इसे सट्टा बाजार जैसे समझते हैं, लेकिन यह भी गलत है। लॉन्ग टर्म के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट शुद्ध निवेश है, जिसके लिए आपको शेयर मार्केट और निवेश करने वाली कंपनियों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया कि उन्होंने शेयर मार्केट की बेसिक जानकारी पर आधारित एक किताब लिखी है जिसका नाम शेयर मार्केट गाइड है। उसे आप ज़रूर पढ़ें। उसका भी रिव्यू और सारांश हमारे चैनल सारांश बुक ब्लॉग पर उपलब्ध है, ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक और किताबों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्रस्तुत किताब की लेखिका है सुधा श्रीमाली, प्रकाशक है प्रभात प्रकाशन, पृष्ठ संख्या है 128, उपलब्ध है अमेज़ॉन पर। प्रस्तुत किताब में पूरे 28 अध्याय है, जिसमें शामिल है निवेश के विकल्प सुरक्षित हो सकते हैं, कंपनी के रिपोर्ट कार्ड से जाने शेयरों का हाल, थोड़ा थोड़ा निवेश करके बनाए बड़ी रकम, कैसे चुने बेहतरीन म्यूचुअल फंड इत्यादि। लेखिका की जानकारी भी शेयर मार्केट गाइड के वीडियो में दी है। हमारा अनुरोध है कि पहले आप वह किताब पढ़ें ताकि आपको शेयर मार्केट की बेसिक जानकारी पता चल जाए। उसके बाद आप यह किताब पढ़ें ताकि आप बेहतर निवेश कर पाए और अपने पैसे को बढ़ा पाए। आइए इसी के साथ देखते हैं इसका सारांश। पहले अध्याय में उन्होंने शेयर मार्केट की कहानी बताई है कि वह कहाँ और कैसे स्थापित हुआ। इस जानकारी को आप किताब में ही पढ़ लीजिएगा। साथ ही आईपीओ की जानकारी, सेंसेक्स, इंडेक्स, ब्रोकर, टिप्स, बीएसई, एनएसई, प्रेफरेंशियल शेयर, इक्विटी शेयर, बोनस शेयर, राइट इशू इत्यादि के बारे में जानकारी भी अध्याय 1 से लेकर अध्याय 10 में दी है। आप यह जानकारी उनकी लिखी पहली किताब में डिटेल में पढ़ पाओगे, इसीलिए उनको स्किप कर देते हैं। अब देखते हैं कि बायबैक क्या होता है। जब कोई कंपनी मार्केट में अवेलेबल उनके खुद के ही शेयर दोबारा खरीदती है तो उसे बायबैक कहा जाता है। कंपनी का बायबैक निवेशक के लिए अच्छा होता है क्योंकि इससे उनके शेयरों की कीमत बढ़ जाती है। बायबैक के लिए कंपनी को एक विशेष तरह की प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिससे जुड़ी पूरी जानकारी आपको स्टॉक एक्सचेंज में मिल सकती है। कंपनी बायबैक का रास्ता क्यों चुनती है, इसके पीछे कई कारण काम करते हैं। इसके बाद लॉट, मार्जिन कॉल, निवेशक और ब्रोकर का आपस में संबंध कैसे होता है, यह भी आप किताब में पढ़ पाओगे। अब उन बातों को जानते हैं जिसके लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है कि आप किस तरह निवेश करें ताकि आपका निवेश किया गया पैसा बढ़े। तो आपको अपने बचत की रकम ही निवेश करनी चाहिए, वह भी एक ही कंपनी में नहीं बल्कि अलग अलग कंपनियों में। लेखिका के अनुसार आपको तब शेयर खरीदने चाहिए जब मार्केट में मंदी का दौर चल रहा हो या शेयरों की कीमत कम हो। आपको शेयर बाजार में नहीं बल्कि कंपनियों में निवेश करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के कामकाज को प्रभावित करने वाले कारण कम होते हैं और बाजार को प्रभावित करने वाले कारण बहुत होते हैं। शेयर खरीदने के बाद आपको उन पर कितना नफ़ा चाहिए यह आपको पहले से ही तय कर लेना चाहिए ताकि आप उन्हें सही समय पर बेचकर अपना नफ़ा बुक कर पाए। शेयर खरीदते समय लोगों की ना सुन अपने बुद्धि से काम लेना चाहिए। किसी भी शेयरों के साथ भावनात्मक जुड़ाव ना रखें। अच्छे शेयर वसीयत के रूप में अपने संतानों के लिए भी रखे जा सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो अगर किसी एक सेक्टर की तरफ झुका हुआ है तो यह आपके निवेश के लिए खतरनाक है। अगर आप लंबी अवधि के लिए डाइवर्सिफाइड निवेश करते हैं तो आप प्रॉफिट कमाने में कामयाब हो सकते हैं। छोटे छोटे निवेश करके एक बड़ी रकम बनाने के लिए शेयर बाजार मददगार साबित होता है। इक्विटी में लंबे समय तक सावधानी से किया गया छोटे से छोटा निवेश भी हर हाल में एक बड़ी रकम बन जाता है, जबकि लोग सोचते हैं कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए एक बड़ी रकम चाहिए। इसके लिए आपको अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना चाहिए। अगर आप सिप यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत महीने के
5,000 रुपये डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, वह भी 15 से 20 साल के लिए, तो यह आपके रिटायरमेंट तक एक अच्छी खासी रकम आपको वापस करेगा। आपका यह इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी जोखिम भरा नहीं है, क्योंकि आप इसे लंबी अवधि के लिए लगा रहे हैं। शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा जोखिम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पर होता है। इस तरह बताने से आपको पता नहीं चलेगा कि आपके पास कितना पैसा जमा हो जाएगा। इसके लिए लेखिका ने एक उदाहरण बताया है, वही हम आपको बता रहे हैं। समझिए, आपने 5,000 रुपये महीने के निवेश किए 35 सालों के लिए, तो आप साल के 60,000 रुपये निवेश कर रहे हैं। इस तरह आप 35 साल में 21 लाख रुपए जमा करेंगे। मान लीजिए इस पर आपको 15% का ब्याज मिला, तो आपके 21 लाख में 3 लाख रुपए जुड़ जाएंगे और आपको 24 लाख रुपए मिलेंगे। अगर इतने ही इंटरेस्ट को जोड़कर रिटर्न निकाले तो 15% के हिसाब से यह रकम भी 24 लाख बनेगी। मान लीजिए कि आपको पूरे 50 लाख रुपए मिल गए। इस रकम का कैलकुलेशन सिर्फ साधारण ब्याज दर के आधार पर निकाला गया है। आमतौर पर लोग इसी तरह सोचते हैं, जो कि गलत है। ब्याज की गणना ऐसे नहीं होती, बल्कि इसमें वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज फार्मूला अपनाया जाता है, जिसके आधार पर अगर कैलकुलेशन किया जाए तो निवेश करने वाले व्यक्ति के पास करीब 7 करोड़ 43 लाख रुपए जमा होंगे। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि यह चक्रवृद्धि ब्याज का कमाल है। इसीलिए शायद इसे आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा है। अगर आप 35 साल की लंबी अवधि तक निवेश नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि आपको 35 साल बाद मिलने वाली रकम यानी कि 7 करोड़ 43 लाख रुपए मिल जाए, तो आप एक काम कर सकते हैं। महीने के 6,420 रुपये 10 साल के लिए इन्वेस्ट करके 25 साल तक उसे बढ़ने के लिए छोड़ सकते हैं। तब आपको भी 7 करोड़ 43 लाख रुपए मिलेंगे। जिन लोगों को शेयर बाजार समझ में नहीं आता है या जिनके पास इसको समझने के लिए वक्त नहीं है, उनके पास म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है। आप म्यूचुअल फंड के जरिए इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में शेयरों का मैनेजमेंट फंड मैनेजर करते हैं, लेकिन सही फंड का चुनाव और टाइम लिमिट तो निवेशक को ही चुनना पड़ता है। हालांकि म्यूचुअल फंड में भी बाजार से रिलेटेड रिस्क बने ही रहते हैं। उसके लिए म्यूचुअल फंड से जुड़े क्या क्या जोखिम होते हैं, वह आपको किताब पढ़कर पता चलेगा। अब देखते हैं कि डेट में आप किस तरह निवेश कर सकते हैं। डेट में निवेश करने के पहले निवेशक को रिस्क, रिटर्न, तरलता जैसी बातों पर ध्यान देना चाहिए। डेट में निवेश के विकल्प इस प्रकार है। पहला, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर यानी NCD। इसमें ज़्यादा रिस्क है। निवेशक के तौर पर इसकी रेटिंग ज़रूर देखें। NCD के प्रोस्पेक्टस में वह दी होती है। AAA सबसे सुरक्षित होती है। दूसरा है कंपनी डिपॉजिट। कंपनी डिपॉजिट और बैंक की जमा योजनाएं लगभग एक जैसी होती है। कंपनी डिपॉजिट की सुरक्षा और रिटर्न रेटिंग पर निर्भर करता है। कंपनियां ज़्यादा रिटर्न देती है, जबकि बैंक कम। कंपनी डिपॉजिट बैंक सावधि जमा योजनाओं के मुकाबले ज़्यादा रिस्की है। बैंक की 1 लाख तक की सावधि जमा योजना को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC के तहत सुरक्षा मिलती है। तीसरी, छोटी बचत योजनाएं। यह सरकारी योजनाएं होती है। यह निवेश का एक सुरक्षित तरीका माना जाता है। इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। इसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड ज़्यादा लोकप्रिय है। प्रोविडेंट फंड की अवधि 15 साल की होती है। इसमें आपको हर साल 10,000 रुपये जमा करने होते हैं, जिस पर 8% का रिटर्न मिलता है, जिसमें ब्याज का कैलकुलेशन वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होता है। इस हिसाब से आपको मैच्योरिटी के समय 2,93,000 रुपये मिलेंगे। इस पर आपको कोई टैक्स भी नहीं लगेगा, क्योंकि आयकर धारा 80C के तहत प्रोविडेंट फंड की मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम टैक्स फ्री होती है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र यानी NSP में 8% का कर पूर्व रिटर्न मिलता है। ब्याज की गणना 6 महीने के चक्रवृद्धि आधार पर होती है। इन दोनों योजनाओं में आपका पैसा लंबी अवधि के लिए लॉक होता है, जिससे अगर शेयर बाजार अच्छा रिटर्न दे रहा हो तो आप इस मौके को चूक सकते हैं। चौथा है लिक्विड फंड।
जो निवेशक बड़ी रकम लगाना चाहते हैं उनके लिए लिक्विड फंड एक अच्छा ऑप्शन है। यह ऑप्शन जोखिम भरा है और इस पर 15% का DDT यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी लगता है। अगर आप FMP में निवेश कर रहे हैं जिसकी अवधि 12 महीने से कम है तो आप डिविडेंड ऑप्शन चुन सकते हैं। वही अगर यह योजना 12 महीने से ज़्यादा है तो आप ग्रोथ ऑप्शन चुन सकते हैं। ग्रोथ ऑप्शन में भी इंडेक्सेशन ऑप्शन चुन सकते हैं क्योंकि ग्रोथ ऑप्शन में फ़ायदा बहुत ज़्यादा है और यह किसी भी टैक्स आर्बिट्रेज को ख़त्म कर देता है। जब आप शेयर खरीदते हैं तो आपको कंपनी के प्रदर्शन पर नज़र रखनी होती है। कंपनियां हर 3 महीने में अपने प्रदर्शन की रिपोर्ट पेश करती है। इसे तिमाही रिपोर्ट कहते हैं। इसमें कंपनी के कारोबार की स्थिति और भविष्य की कारोबारी संभावनाओं को बताया जाता है। इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति और उसके कारोबारिक माहौल को समझने में मदद मिलती है। इन्हीं नतीजों के आधार पर कंपनी के भविष्य का अनुमान लगाया जाता है। इसे गाइडेंस कहते हैं। अगर कंपनी की पिछली गाइडेंस और तिमाही नतीजे मेल खाते हैं तो इसे पता चलता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कुशल हाथों में है और इसी आधार पर आप इसका उल्टा नतीजा भी निकाल सकते हैं। इन्हीं नतीजों के आधार पर आप कंपनी के शेयर खरीदने या बेचने का निर्णय ले सकते हैं। कंपनी के तिमाही नतीजे का इंतजार बहुत सारे निवेशक करते रहते हैं ताकि वह एक बेहतर निर्णय ले सके। क्यों ज़रूरी होते हैं ये तिमाही नतीजे? क्या असर होता है इनका शेयरों पर? चलिए इसका जवाब पता करते हैं। यह नतीजे अगर अच्छे हैं तो शेयरों की कीमत बढ़ती है, बुरे हैं तो शेयरों की कीमत घटती है। अगर किसी कंपनी के तिमाही आंकड़े लगातार खराब आ रहे हो तो हो सकता है वह कंपनी परेशानियों में हो। कभी कभी कंपनियां अपने तिमाही आंकड़ों में हेरफेर भी करती है, तब निवेशक को इसका भी पता होना चाहिए। कंपनी की तिमाही रिपोर्ट आपको न्यूज़पेपर, बिजनेस चैनल और कंपनी की वेबसाइट पर मिल सकती है। म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन को आंकने के लिए 2 रास्ते अपनाए जाते हैं। पहला है शार्प रेशियो, दूसरा है M²। इसे आप किताब में ही पढ़ें क्योंकि इसे लेखिका ने उदाहरणों के साथ समझाया है जिससे आपको यह आसानी से समझ में आएगा। अब बात करते हैं कि सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चुनें। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तभी सही म्यूचुअल फंड चुनना आपके लिए मायने रखता है। नहीं तो शॉर्ट टर्म के लिए आप कोई भी फंड चुन सकते हैं, उनमें ज़्यादा फर्क नहीं होता। लंबी अवधि के लिए आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। इसके लिए आपको अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए कि आपको क्यों निवेश करना है, कितने समय के लिए करना है, ताकि आप यह निर्णय ले सके कि आपको कितने पैसे इक्विटी फंड में लगाने चाहिए। निवेश करने के पहले थोड़ी जांच पड़ताल जरूर कर लेनी चाहिए। लार्ज कैपिटलाइजेशन वाले डाइवर्सिफाइड फंड खरीदें। भारत में किसी भी फंड में निवेश पर अब टैक्स नहीं लगता। इसका मतलब यह है कि आपने जितने भी पैसे फंड में डाले हैं उन सारे पैसों का निवेश होता है। अगर आप निवेश के लिए इंडेक्स फंड को चुन रहे हैं तो ऐसे फंड को चुनें जिसका फंड शुल्क 1% सालाना से कम हो। सही म्यूचुअल फंड चुनने के लिए आपको बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उनमें से पहला है निवेश करने से पहले फंड की जानकारी देने वाली वेबसाइट पर जाकर उसकी पूरी जांच पड़ताल कर ले। दूसरा है ऐसा फंड चुनें जिसका ट्रैक रिकॉर्ड लंबा और बेहतर हो। तीसरा, सिर्फ ऐसे फंड हाउस को चुनें जो निवेश की प्रक्रिया को लेकर जाने जाते हैं। चौथा, लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने के लिए ऐसी स्कीम का चुनाव करें जो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करती हो। पांचवा, जोखिम से बचने के लिए लॉन्ग टर्म में SIP का इस्तेमाल करें। 6, अच्छे रिटर्न पाने के लिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के बीच संतुलन वाला म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तैयार करें। जो लोग शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहते और चाहते हैं कि बैंक के मुकाबले उन्हें ज़्यादा रिटर्न मिले तो ऐसे लोग डेट फंड में निवेश कर सकते हैं। लंबे समय के लिए यह फंड सुरक्षित है। शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विड फंड अच्छा ऑप्शन है। डेट फंड में निवेश करने वाले निवेशक बैंक या फंड हाउस दोनों के जरिए सरकारी प्रतिभूतियों या कॉरपोरेट बॉन्ड खरीद सकते हैं। बाकी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप शेयर मार्केट गाइड ये वीडियो देख सकते हैं या फिर किताब पढ़ सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश करने के और भी विकल्प मौजूद है, लेकिन उनके बारे में जागरूकता न होने के कारण लोगों को उनके बारे में ज्यादा पता नहीं है। इनमें से ही एक विकल्प ETF फंड यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। इसकी ट्रेडिंग BSE और NSE दोनों में होती है। यह लॉन्ग टर्म के लिए होती है। रिलायंस, कोटक महिंद्रा, ICICI, SBI, UPI जैसी कंपनियों द्वारा ETF शुरू किया गया है। यह BSE और NSE के अलावा बैंक इंडेक्स, PSU इंडेक्स, गोल्ड में भी अवेलेबल है।
निफ्टी बीज ऐसा ETF है जिसका निवेश NSE में लिस्टेड पूरी 50 कंपनियों के शेयरों में होता है। इस तरह आप छोटे निवेशक भी हैं तो आपका निवेश पूरी 50 कंपनियों में होता है, इसलिए फिर आपका जोखिम कम हो जाता है। निफ्टी बीज भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है। शेयरों की तरह ही इसकी डे ट्रेडिंग होती है। अगर निफ्टी 5000 हो तो निफ्टी बीज की एक यूनिट 500 रुपये की मिलेगी। लंबी अवधि के लिए निफ्टी बीज आपका फायदा कराएगा। इसी प्रकार आप सेंसेक्स भी खरीद सकते हैं। इसके सौदे BSE में स्पाइस नाम से होते हैं। स्पाइस ICICI का प्रोडक्ट है। दूसरा, गोल्ड बीज। गोल्ड बीज यानी ETF के रूप में सोना ही है। इसमें आप गोल्ड ETF की एक यूनिट जमा करके रख सकते हैं और जब आपको इसकी ज़रूरत हो तो इसे फिजिकल गोल्ड में बदल सकते हैं। गोल्ड बीज के सोने का भाव और फिजिकल सोने का भाव भी लगभग सेम ही होता है। गोल्ड बीज का भाव एक यूनिट में बोला जाता है जो कि 1 ग्राम सोने के बराबर है। फिजिकल गोल्ड पर संपत्ति कर लगता है जबकि पेपर गोल्ड टैक्स फ्री होता है और यह सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स फ्री भी है। तीसरा है लिक्विड बीज। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो अपने ब्रोकर से कहलवा कर अपने शेयर्स लिक्विड बीज में रख सकते हैं ताकि आपको इस पर भी इंटरेस्ट मिलता रहे। लिक्विड बीज पर डेली डिविडेंड जमा होता है। लिक्विड बीज में एंट्री लोड और एग्जिट पुल 0 है। लिक्विड बीज का भाव NAV 1000 रुपये होता है। गिल्ड फंड और गोल्ड फंड ऑफ फंड की भी डिटेल जानकारी आपको किताब में मिलेगी। लेखिका ने निवेशकों के कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं। उन्हें पढ़कर आप अपना भी पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। शेयर मार्केट में बहुत सारे शब्द प्रचलित हैं। उनमें से ही एक है बुक वैल्यू। किसी भी कंपनी की वह कीमत है जो एक खास समय पर उसे खुले बाजार में बेचने पर मिलेगी। कंपनी के शेयर की जो सबसे कम कीमत होती है उसे ही बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी पर शेयर कहते हैं। कोई कंपनी उसके द्वारा निवेश की गई राशि पर कितना नफा कमा रही है, इसी का लेखा जोखा रिटर्न ऑफ एसेट होता है। इस तरह शेयर आर्बिट्रेज, PBV और इसके जैसे ही और मूल्यवान जानकारी आपको किताब के आखिर में मिल जाएगी। आशा है उपयुक्त जानकारी पाकर और यह किताब पढ़कर आप अच्छा निवेश कर पाएंगे जिससे आपका भविष्य अच्छा हो। आपकी आर्थिक उन्नति के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मिलते हैं और एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।